जय श्री श्याम भक्तों। अब हमारी उनके शहर की पहली तारीख, धारा 125 भरण पोषण का केस, फैमिली कोर्ट। अब हम पहुंच गए फैमिली कोर्ट। हम मतलब मैं और साथ में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त। अकेला जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी के बड़े भाई का नेचर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लड़ाई, गाली गलौज उसके लिए आम बात है। फिर सामने उसकी बहन का पति और उनके घर का दामाद ही क्यों ना हो। अब कुछ देर के बाद हमारे नाम की आवाज़ लगी कोर्ट में। मैं अंदर गया अपने वकील साहब के साथ। बाबू ने पूछा, हमसे लड़की वाले कहाँ हैं? हमने कहा अब तक नहीं आए वो लोग। तो बाबू ने हमें कुछ वक्त उनका इंतज़ार करने को कहा। अब कुछ टाइम बाद वो लोग, मेरी पत्नी और उसका बड़ा भाई, वो भी कोर्ट के अंदर आ गए और बाबू से बातचीत करने लगे। उस वक्त मेरी पत्नी के भाई ने बहुत दारू पी रखी थी। बाबू को दारू की स्मेल आई। उन्होंने मुझसे पूछा, दारू पीकर कौन आया कोर्ट के अंदर? मैं भी बिल्कुल नहीं रुका और बता दिया। बाबू ने उसी वक्त मेरी पत्नी के भाई को कोर्ट से बाहर जाने को कह दिया। अब कोर्ट में मैं, मेरा वकील और मेरी पत्नी, उसका वकील। अब हमारे केस की फाइल जज साहब तक पहुंची। जज साहब ने हम दोनों की तरफ देखा और पूछा, क्या प्रॉब्लम हो गई है? मेरी बीवी ने वही एक जवाब यहाँ पर भी दिया कि मैं उसे मारता हूँ, उसके माँ बाप से पैसे लाने का कहता हूँ। सर ने मुझसे पूछा कि क्या ये आपकी बीवी सही बोल रही है? मैंने भी कह दिया, नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। सर ने मेरी बीवी से पूछा, आगे क्या करना है? मेरी बीवी ने साफ बोल दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए। आगे जज साहब ने हमें फिर काउंसलिंग के लिए दोनों वकीलों के साथ काउंसलिंग ऑफिस रूम में भेज दिया। अब आगे जो होने वाला था उसका बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। आज मेरा दिन था। जी हाँ, इतनी अच्छी काउंसलिंग अब तक नहीं हुई थी जो काउंसलिंग उनके शहर के फैमिली कोर्ट में हुई। अब तक कोई मुझसे मेरी प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा था। जितनी भी काउंसलिंग अब तक मेरे साथ हुई थी, या तो उसमें मुझे कानून सिखाया जा रहा था या फिर कानून के नाम से डराया जा रहा था, जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो शादी करके। लेकिन जो मैडम हमारी काउंसलिंग ले रही थी, वो मैडम बिल्कुल हम दोनों की बड़ी बहन बनकर हमारे सामने आई थी। और उस काउंसलिंग की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें हम पति पत्नी के अलावा ना ही वकील साहब की कोई एंट्री थी, ना ही पेरेंट्स की। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। अब मैं मेरी बीवी से बात कर सकता था, पूछ सकता था कि 2-3 लाख गोल्ड में वो अपनी पूरी लाइफ अपने माता पिता, अपने बड़े भाई के साथ घर में निकाल लेगी क्या? वो क्यों इतना झूठ बोलकर हमें फंसाना चाहती है? और हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई। मैडम ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे इस रिश्ते को कंटिन्यू करने में। मैंने मैडम से कहा, मैडम मुझे मुझे इनसे ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी बात थी। इन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि वो बात अदालत में और कोर्ट तक आ गई। मैं तो इस रिश्ते को एक और लास्ट मौका देना चाहता हूँ। हमने हमारे शहर में धारा 9 का केस भी किया है मैडम, ताकि इन्हें हम वापस अपने घर ले जा सकें। लेकिन ये 2-3 लाख के गोल्ड के चक्कर में घर नहीं लौट रही, वरना ये हमारा गोल्ड हमारे पास वापस आ जाएगा। जैसे मोबाइल बेच दिया सबने, अपने अपने हिस्से का पैसा आपस में बांट लिया है। मैडम प्लीज़ आप विश्वास मानिए कि ये एक लुटेरी दुल्हन का केस है, और ये लड़की जो खुद को मेरी पत्नी बता रही है, ये एक लुटेरी दुल्हन है। मैडम ने कहा, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या उन सब बातों का आपके पास कोई सबूत है? मैंने कहा, हाँ मैडम जी, मेरे पास हर बात का सबूत है, और वो मैं आपको अभी दिखा और सुना सकता हूँ। इतने में मैडम ने मेरी पत्नी को काउंसलिंग रूम से थोड़ी देर बाहर जाने को कहा। अब मैडम ने मुझसे बोला, साफ साफ और शुरू से बताओ क्या हुआ था। मैंने मैडम को बताया कि 2 नवंबर को हमारी पहली मुलाकात इनके शहर, इन्हीं के घर में हुई थी। मैं मेरी फैमिली के साथ पहली बार इन्हें देखने इनके घर गया था। हमारी वहाँ कुछ बात नहीं हुई और हम अपने शहर वापस आ गए। अब मम्मी पापा ने घर आकर पूछा मुझसे कि लड़की कैसी लगी। मैंने उन्हें बताया कि लड़की ठीक है, पर उसकी बातें मुझे समझ नहीं आई। वो क्या बोल रही थी, मुझे कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। घर वालों ने
ये सोचकर बात को टाल दिया कि पहली बार मिले हो तो डर रही होगी, घबरा रही होगी। घर पर बात चली ही रही थी कि इतने में इनका फ़ोन आया। इनके पापा ने कहा कि उनकी फैमिली को लड़का पसंद है, तो वो लोग घर देखने और बाकी बातें करने हमारे शहर, हमारे घर आना चाहते हैं। 9 नवंबर रविवार के दिन जब पापा मम्मी ने न्योता दे दिया और मुझे 2 दिन पहले बताया कि वो लोग हमारे घर आ रहे हैं और देख लो, हो सकता है कि लड़की पसंद आ जाए और नहीं तो कोई बात नहीं, हम इन्हें मना कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ। अब ये सब आए, हमें लगा ये 4 लोग आएंगे, लेकिन इनके साथ इनके मामा जी भी आए और मामा जी ने बताया कि वो हमारे शहर के ही थे, मतलब वो यहीं रहते हैं हमारे शहर में। थोड़ी हमारी फैमिली की हिम्मत बढ़ गई, दोनों फैमिली एक दूसरे में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई। अब मेरे पापा ने उनकी फैमिली को घर दिखाया और मम्मी ने चाय पानी की व्यवस्था जमा ली। अब सबने नाश्ता किया। थोड़ी देर के बाद उनके पापा को हमारी दुकान दिखाने चले गए। वो लोग थोड़ी देर में घर लौट आए। अब सबने आपस में बातचीत कर शाम को फिर से मिलने का प्लान बना लिया। अब शाम को हम सब हमारे शहर के एक मंदिर में मिले। वहाँ देखा तो उनकी पूरी फैमिली साथ थी और हमारी पूरी फैमिली साथ थी। हम दोनों फैमिली ने मिलकर हम दोनों को थोड़ा वक्त अकेले बातचीत के लिए वहीं मंदिर में अकेला छोड़ दिया। हम लोगों ने थोड़ी बातचीत शुरू की। आज सब कुछ ठीक लग रहा था और मंदिर में मेरे प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी का ही मंदिर था। मन में बस एक ही बात आ रही थी कि शायद मेरे प्रभु ने मेरे लिए इस लड़की को बनाया है। एक ही बात जो मुझे उस दिन अच्छी नहीं लगी। जब मैं उस दिन उसके घर उन्हें देखने गया था और इसी तरह हमें अकेले बात करने का मौका मिला था, तो वहाँ वो सिर्फ कर रही थी मुझसे कि वो लोग अच्छे होते हैं, उनकी फैमिली बड़ी होती है, उसे ऐसी बड़ी फैमिली पसंद है। ये बात मुझे उस वक्त हजम नहीं हुई थी और आज उसने ऐसी बात नहीं की, लेकिन मैंने उससे पूछ लिया उससे कि हिंदू फैमिली कैसी लगती है। वो बोली हम हिंदू ही तो हैं, हम भी हिंदू हो और हिंदू समाज सबसे अच्छा होता है। अब मैंने बोला फिर उस दिन हम जब आपके घर आए थे तो आप कर रही थी। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया था। अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। फैमिली के पास गए तो दोनों फैमिली बहुत खुश थी और वो लोग बस हमारी हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। सबकी नज़रें मेरे ऊपर और मेरी नज़रें प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर और दिमाग में बस एक ही बात चल रही कि ये सब प्रभु की इच्छा से हो ही रहा है। तो मैंने भी फट से हाँ कर दी कि ठीक है, आगे जैसे फैमिली को ठीक लगे। दोनों फैमिली की खुशियाँ और बढ़ गई। मंदिर के सामने एक रेस्टोरेंट में पूरी फैमिली ने साथ में डिनर किया। अब मुझे ये पता नहीं था कि वो लोग पूरी तैयारी से आए थे। अब उनकी और मेरी फैमिली ने तो हाथों हाथ हमारी कच्ची सगाई भी करवा दी। ये फ़ोटो मैडम उस दिन के हैं। ये पूरा रेस्टोरेंट का खर्चा भी मैंने ही उठाया था। अब अगले दिन से हमारी बातचीत फ़ोन पर शुरू हो गई। दिन भर मुझे समय नहीं मिल पाता था दुकान की वजह से, तो शुरू में कम ही बातें हो पाती थी। 2-4 दिन निकलते ही उनकी फैमिली ने शादी जल्दी करने के लिए मेरी फैमिली पर जोर डालने लगे, ये बोलकर कि उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। अब मेरे पापा मम्मी उनकी बात मान गए, ये सोचकर कि कुछ बड़ी अनहोनी हो उसके पहले उनके पापा भी अपनी बेटी की शादी देख पाए। अब दोनों फैमिली ने पंडित जी से शादी की तारीख पूछना शुरू की। अब पंडित जी ने भी इतनी जल्दी की और 16 दिसंबर की शादी फिक्स तारीख ये बोलकर निकाल दी कि आगे फिर देव सो जाएंगे और फिर 6 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। दोनों फैमिली के बड़ों ने भी ये तारीख फिक्स कर दी। मतलब अभी हम एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पा रहे थे, बात भी नहीं कर पा रहे थे और 25 दिनों बाद हमारी शादी होने वाली थी। ये बात जब हम दोनों को पता चली तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा, यार अब इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे अरेंज हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी शादियां भी थी तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी और हमारे बीच फ़ोन पर भी इतनी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि कॉलिंग पर उसकी आवाज़ मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती थी और व्हाट्सएप मैसेज पर ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। 1-2 बार तो हमारी बातों ही बातों में लड़ाई भी हो गई
और मैंने शादी तोड़ने का फैसला भी कर लिया था। मेरे पास सबूत के तौर पर सही, लेकिन हमारी इतने टाइम मतलब करीब 1 महीने की पूरी व्हाट्सएप चैट है। मैंने अब तक एक भी मैसेज डिलीट नहीं किए। मैसेज साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि मैंने इन्हें ये शादी के लिए मना कर ही दिया था। फिर जैसे तैसे घर वालों ने बात बनाकर शादी करवा ही दी। लेकिन क्या हुआ, शादी सिर्फ 12 दिन में ही टूट गई। अब मैडम ने मुझसे पूछा कि आप दोनों की फैमिली आपस में एक दूसरे को कितने टाइम से और कैसे जानते हो। मैंने मैडम को बताया, मैडम हम लोग एक दूसरे को बस शादी के करीब 1 महीने पहले से जानते हैं और इनसे हमारी मुलाकात मीडिएटर के थ्रू हुई थी। उन्होंने हमारी शादी करवाई थी। मैडम ने पूछा, मीडिएटर ने फीस ली थी? मैंने सब सच सच बता दिया। मीडिएटर ने पूरे 65,000 रुपये हम लड़के वालों से लिए थे। मैडम ने पूछा, कैश लिए थे या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से? मैडम ने फिर पूछा मुझसे कि क्या वे 65,000 रुपये उस मीडिएटर ने वापस किए हैं? मैंने मैडम से कहा, मैम हमें ये सब सोचने का वक्त मिला ही नहीं उस वक्त, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे परिवार ने उससे पैसे का बोला ज़रूर था और उन्होंने हमसे थोड़ा वक्त मांगा था, लेकिन उसके बाद हमारी उनसे बात नहीं हुई। मैडम ने आगे मेरी फाइल पढ़ी और पूछा कि इस फाइल में लिखा है तुम अपनी सुहागरात के दिन अपने होटल रूम में सुबह 4 बजे नशे की हालत में आए थे। मैंने मैडम को बताया, मैडम ये झूठ है, हम लोग साथ ही होटल रूम में इंटर हुए थे करीब 10 बजे और साथ ही रूम चेकआउट किया था सुबह 9:30 बजे। मैडम मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसमें टाइम और हम दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और उस दिन मैंने कोई नशा नहीं किया था। और सुबह चेकआउट से पहले का एक वीडियो भी है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो खुश है और उनके पास उस वक्त होटल रूम में फ़ोन भी था। वो किसी को भी फ़ोन करके ये बात बता सकती थी और वैसे भी होटल और घर का डिस्टेंस भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 5 मिनट पैदल भी गए तो। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं पूरी रात उसी होटल रूम में था जिसमें ये थी। मैंने एक मोबाइल भी गिफ्ट किया था उस रात, ये उसके फ़ोटोज़। फिर मैडम ने पूछा, अगले दिन क्या हुआ? मैंने बताया मैडम को कि अगले दिन इसने मुझे एक मोबाइल नंबर सेंड किया और बोल दिया कि इस नंबर पर 2500 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। थोड़ी देर के लिए मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कल की पूरी रात खराब कर दी रोग आकर, आज सुबह सुबह इसके दोस्तों को पैसे डालने का बोल रही है। मैं उसी वक्त समझ गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब बहुत संभल कर चलना होगा। मैंने थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड के अकाउंट में पैसे डाल दिए। अगर नहीं डालता तो घर में बात बिगड़ने का डर था। ये रहे मैडम इस बात के भी सबूत, ये मैसेज, ये अमाउंट और ये 1500 रुपये ट्रांसफ़र की ऑनलाइन स्लिप। उसके बाद हर दिन कुछ ना कुछ। अब मम्मी पापा की बारी। दिन भर कुछ नहीं खाना, दिन भर मोबाइल पर बातें करना, कभी कपड़ों को लेकर मुंह बनाना तो कभी कहीं घूमने साथ नहीं जाना। अब तो घर वाले भी समझ गए कि कुछ भी सही नहीं हो रहा।